अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं? तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जिनमें वॉल्यूम चेंज होता है और इंथाल्पी भी चेंज होती है। ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं, ठीक है जी। और इसमें दो तरह के ये होते हैं। एक होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और एक होता है पॉजिटिव डेविएशन। तो पहले हम नेगेटिव की बात करते हैं। देखिए, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ए आपके पास था एक सब्सटेंस ए, और एक थी बी। आपको मैंने ये पहले एग्जांपल दिए, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? ए बी। ये कंपाउंड नया बन जाता है, ठीक है जी। अब जब ए बी की फोर्सेस ज्यादा हो, मोर हो फोर्सेस, इसमें फोर्सेस ज्यादा हो, मोर फोर्सेस, और ये जो फोर्सेस हो ये लेस हो, इनकी आपस की फोर्सेस लेस, तब जो डेविएशन होगी वो आपके पास नेगेटिव डेविएशन होगी। मतलब कहने का क्या है कि जो कंपाउंड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट मिलते हैं आपस में, अब कंपाउंड बनता है तो जो आपके पास उसकी फोर्सेस होती है वो स्ट्रांग होती है। तो अब बाकी चीजें आपको इधर से समझ आ जानी चाहिए। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जो कंपाउंड बना है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? जी, कोई बताएगा आप में से? जल्दी से बताएं। कम होगा सर। कम होगा। कम। और उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा? जी, वॉल्यूम कम होगा। कम होगा, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन आ गई है। अट्रैक्शन जैसे ही होती है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा तो कोई और मजीद बात नहीं है। तो ये एक ग्राफ की बात अब कर लेते हैं इसकी, फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब ग्राफ हमने ऑलरेडी राउल्ट्स लॉ का पढ़ा हुआ है, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है इस तरह से। अब इसका जो ग्राफ होगा, डेफिनेटली ये जो राउल्ट्स लॉ से इसका जो प्रेशर होगा वो कम होगा। ये नीचे बना रहा हूं मैं। नीचे जो ग्राफ ये शो हो रहा है कि इसका प्रेशर राउल्ट्स लॉ के प्रेशर से कम है। ये कम है, ठीक हो गया जी। तो ये नेगेटिव डेविएशन हो गई। अब एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बहुत ही अच्छी मिसाल है, आपको समझ आ जाएगी। CHCl3 प्लस CH3 COCH3। अब आप में से कोई बताए कि इसमें कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट है जी? CHCl3 में, और इसमें कौन सी प्रेजेंट है? डाइपोल फोर्स। अच्छा, डाइपोल फोर्सेस, यानी वीक डाइपोल फोर्सेस प्रेजेंट है, ऐसे आप कह सकते हैं। या ओवरऑल मैं जनरल बात करूं तो ऑलमोस्ट ये नॉन पोलर ही हैं, तो वेंडरवाल फोर्सेस आ जाती हैं, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं, ठीक है जी। तो अब देखिए, इन दोनों को हमने मिला दिया है। अब ना क्या होगा, उस बात को नोट करना है आपने, आपको सारा ये समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। अब कौन सी फोर्स आ गई है, कोई बता सकता है मुझे? जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब आपको समझ आई बात की कि पहले फोर्सेस कम थी, बाद में फोर्स स्ट्रांग हो गई। तो अब यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि ये नेगेटिव डेविएशन शो करवाता है, ठीक है जी। इसी तरह इसी तरह जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनको वाटर में डालो तो ऑलवेज नेगेटिव डेविएशन होती है, याद रख लें। पहले कोई अट्रैक्शन नहीं, लेकिन बाद में जब अट्रैक्शन हो जाए तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, और उनका जो वॉल्यूम होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना है आपने। इसी तरह आप CHCl3 प्लस C2H5
NH2, क्योंकि इसमें बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। ठीक है जी, ये नेगेटिव डेविएशन हो गई। इसके बाद हम पॉजिटिव डेविएशन की बात कर लेते हैं। अब इसका उल्ट कर देना है कि जब ए बी की फोर्सेस जो हों वो वीक हो जाएं ए से और बी बी की जो फोर्सेस थी उनसे, तो इसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। उसमें लेस देन थी, यहाँ पे ग्रेटर देन। तो इसमें ग्राफ कैसा आएगा, ये तो राउल्ट्स लॉ था, तो इसका जो ग्राफ आएगा ये देखिएगा, ये ऊपर आएगा, इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, राउल्ट्स लॉ से इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब इस तरह के जो चीजें होती है ना, वो मैं उनकी एग्जांपल आपको देता हूँ। इसमें ना एक पोलर होगा, इसको समझ लीजिए, और दूसरा यूजुअली नॉन पोलर होगा। यही एग्जांपल आती है, एक पोलर होगा और दूसरा नॉन पोलर। जैसे वाटर प्लस C6H6। अब आप देख सकते हैं कि पहले इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, आपने जैसे ये डाला बेंजीन को तो फोर्सेस डिक्रीज हो जाती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी पहले, लेकिन बाद में आपको डालते हैं उसके अंदर ये बेंजीन, तो उसकी वजह से फोर्सेस जो होती कम हो जाती हैं। सिमिलरली C2H5OH, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एथेनॉल में, C6H5 बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये फोर्सेस डिक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। यहाँ पे मैंने आपको एक बात बता दी कि यूजुअली ये पोलर और नॉन पोलर का केस होगा। ठीक है जी, तो इसका ग्राफ भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं दोबारा से हम अपने जो टॉपिक है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, उसके ऊपर हम आ जाते हैं जी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की पहली जो टाइप है उसको देख लेते हैं हम। वो बेसिकली हम प्रूव करके आ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के, वेपर प्रेशर में लोअरिंग जो है ये बेसिकली टाइप है एक। देखें, आपको ये बात बता दी है, अब दोबारा से एक बात हम देख लेते हैं कि जब नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, अभी हम नॉन वोलाटाइल क्यों यूज कर रहे हैं वो भी आपको बता दूंगा। नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट ये क्यों यूज कर रहे हैं ये भी बता दूंगा। नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जो होता है उसको आप जब ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, ये सॉल्वेंट था ए, जब आप इसको ऐड करते हैं सोल्यूट को इसके अंदर, तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका वो इंक्रीज कर जाता है। अगली प्रॉपर्टी भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो इसका फार्मूला आपको पता है, एक्स सोल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलेटिव लोअरिंग के। आपको ये बात पता है, पी नॉट ए पी ए, या इक्वल कर लें ओवर पी ए नॉट। ये बात हम पीछे प्रूव करके आ चुके हैं राउल्ट्स लॉ में ही। तो ये होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये देखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिलेटिव लोअरिंग के। इसकी डेरिवेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, एफएससी की बुक में भी इसकी डेरिवेशन मौजूद है, तो वहां से देख लीजिएगा, मैं आपको डेरिवेशन नहीं करवा रहा, कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि क्या सीन होना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखें जी, जब एक नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो आपको ये बात तो पता चल गई है कि जो सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कैसे, अब इसको समझ लेते हैं एक ग्राफ की मदद से। देखें, मैं यहाँ पर बात करता हूं कि ये है हमारे पास, ये टेम्परेचर है यहाँ पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है। ये जो पॉइंट लगा रहा हूँ
ये बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पे लाइन लगा दी हमने। और ये मैं कहता हूं इसको हम लिख देते हैं टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, इसको हम लिख देते हैं टीबी। ये जो है ये एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट है जब सॉल्यूशन बना है उस वक्त का। कैसे सर, देख लेते हैं अभी। अब देखिए इसका प्योर सॉल्वेंट था तो उसका वेपर प्रेशर मैंने आपको बताया ज्यादा था। लेट्स सपोज वो इतना था, यहाँ तक था उसका वेपर प्रेशर, ये था लेट्स सपोज 50 था। जब उसके अंदर आप क्या करते हैं, सोल्यूट डाल देते हैं, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो इतना हो जाता है 30। अब आप देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है और बॉइलिंग पॉइंट जो पहले इतना था इस टेम्परेचर पर लेट्स सपोज 20 था 50 हो गया है। तो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ गया है। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दें, टीबी माइनस टीबी नॉट कर दें, तो इसको हम बोल देंगे डेल्टा टीबी। इसको क्या बोल देंगे, डेल्टा टीबी। ठीक हो गया जी। ये लोअरिंग या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ये डेल्टा टीबी क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी। तो डेल्टा टीबी का आपको फार्मूला पता चल गया है। अब ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि डेल्टा टीबी जो होता है ये मोलैलिटी के, इसके मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपने नोट करने हैं उसके बाद। ये सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली टू मोलैलिटी, मतलब मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ओवर मास इन केजी। तो आप यहाँ से एक बात को देख सकते हैं कि ये जो m है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं आपके वो सॉरी m भी लिख दिया हमने क्योंकि मोलैलिटी मैंने फार्मूला लिख दिया, ये चाहे लिखे ना लिखे। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो टेम्परेचर है आपका वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। तो हमने भी यही बात पढ़ी है कि सोल्यूट पार्टिकल्स या उनके मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है वो चीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो किसी और पर डिपेंड नहीं करती। तो सोल्यूट पार्टिकल्स कैसे हमें पता चलते हैं, वो नंबर ऑफ मोल से पता चलते हैं। ठीक है जी। तो डेल्टा टीबी, इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करके हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट के बी एम। इसको हम इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, वो आप इधर इसको ले आए मास को, तो इसका यूनिट जो होगा वो केल्विन केजी पर मोल होगा। ये पूछ लिया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आई वॉज अपेयर्ड इन एन इंटरव्यू फॉर एमफिल एग्जाम, तो मुझसे ये डेफिनेशन पूछी थी कि इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है। मुझे तो आती थी डेफिनेटली, तो मैंने फार्मूले की मदद से ही बनानी थी और है भी डेफिनेशन यही। तो उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ के बी की। बेसिकली मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन in boiling point when molality is unity। जब मोलैलिटी यूनिटी हो जाए, यानी मोलर एलिवेशन फार्मूले से बनानी होती है आपने। अभी आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास ये फार्मूला था ना, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। अब अगर मोलैलिटी यहाँ पे 1 हो जाए, ये खत्म ही हो गया ना, तो डेल्टा टी बी एलिवेशन कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी। जो इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट है वो इक्वल होगा किसके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब आपकी मोलैलिटी क्या होगी 1 होगी। फिर आगे इसकी डेरिवेशन है कि आप मोलैलिटी के उसके अंदर पुट कर देते वैल्यूज और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हैं। इससे क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट भी। वो आप छोटी सी डेरिवेशन है उसको देख लीजिएगा।
ठीक है जी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। कुछ पोर्शन रह गया सोल्यूशन का, वो कल इंशाल्लाह हम देख लेंगे। कोई सवाल है आपका तो वो आप लोग पूछ सकते हैं जी, यहाँ तक। एनी क्वेश्चन? सर ये नेगेटिव डेविएशन में जो एग्जांपल है CH Cl3 की, और इसके साथ जो CH3 है, तो पहले ये वॉन्डरवॉल फोर्सेस होती हैं, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। तो ये इसमें कोवलेंट बॉन्डेड नहीं है ये CH Cl3, ये हम नहीं कह सकते। बेटा दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक होता है बांड, एक होता है मालिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं। ठीक है, हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की, वो मालिक्यूल्स के दरमियान। अच्छा, मोस्टली जो ग्रेजुएट कर जाते हैं स्टूडेंट, उनको ये बात क्यों नहीं समझ आती? दो तरह की फोर्सेस है, अब समझ लें, आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। HCl, HF, HI। अब आप मुझे बताएं, जिसने क्वेश्चन किया है, इनमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसका है जी? हाँ जी, सर HCl का है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। HCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी, और कोई बताए जरा। HF। HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि छोटे छोटे साइज वाले होंगे, अच्छा बॉन्ड बनाएंगे। एक छोटा है एक बड़ा है, उनकी बॉन्डिंग कैसे हो सकती है? एक आदमी छोटा है और उसके साथ वाला जो पार्टनर है वो बड़ा हो, तो किस तरह से बॉन्डिंग होगी? छोटे छोटे बॉन्ड बनाते हैं, ओवरलैपिंग उनकी अच्छी होती है। तो HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, HCl, HI, ये HCl की फोर्सेस हैं, और ये HI की। तो इनमें फोर्सेस किसकी स्ट्रॉन्ग है जी? मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाँ जी, किसकी स्ट्रॉन्ग है? बताएं। HI, हाँ जी, क्योंकि वैंडरवाल फोर्सेस HCl में नहीं होती बेटा, HI की होती है। वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं, साइज पे डिपेंड करती हैं वो। तो जिसका साइज ज्यादा, आयोडाइड का साइज बड़ा है क्लोराइड से, तो इसलिए इसकी फोर्सेस, वो मैं आगे बताऊंगा लिक्विड के चैप्टर में क्यों ज्यादा होती हैं। तो ये वाली जो फोर्सेस हैं, ये बताती हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सोलबिलिटी, एटसेट्रा। ये सारी फोर्सेस, ये इस फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो फोर्सेस एक्सप्लेन करती होती हैं। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है, वो बॉन्ड एक्सप्लेन करता है जो दरमियान में होता है एटम के। अब समझ सर आई? वो जो रिएक्शंस में हम पढ़ते हैं, जो रिएक्शंस करते हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। हाँ जी, अब समझ आई बात की या नहीं आई? दो तरह की जी फोर्सेस सर, होती हैं। आगे। तो वो कोवलेंट बॉन्ड तो दोनों में कायम रहते हैं, लेकिन उनके दरमियान में जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन आती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक हो गया जी, और किसी का कोई सवाल? ये जो HCl है सर, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, ये ज्यादा पोलर है, तो इसकी स्ट्रांग नहीं होगी HI से? ये ना जो होता है फिर हाइड्रोजन आयोडाइड भी तो है ना, इसमें भी तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं नहीं? क्या कहते हैं आप? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है ना, HI और HCl में। क्योंकि क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, और आपके पास जो आयोडाइड है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से हाई है। तो इसमें डिफरेंस तो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल इनकी जो हम फोर्सेस कह देते हैं, वो बेसिकली हम इनको वैंडरवाल फोर्सेस के केस में ले आते हैं। याद रखें इस बात को, साइज का सर फैक्टर जो होता है। सर यहाँ तो पे हम पोलराइजेबिलिटी जो है उसका फैक्टर इन्वॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको, साइज की बात कर रहा हूँ। तो साइज का जो फैक्टर है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। जिसका जितना बड़ा साइज होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उतने ही ज्यादा हो जाती है। समझ आ रही बात की?
तो साइज बढ़ने से रिपल्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा होती है और अपोजिट पोल क्रिएट हो जाते हैं उससे। इज इट क्लियर? सर वो जो साइज है वो तो हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के साथ स्पेसिफिक नहीं कर देते, क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस तो जनरल टर्म आ जाती है ना। वेंडरवाल फोर्सेस में ये सारी फोर्सेस आ जाती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जी आयन डाइपोल फोर्स। आयन को सेपरेट कर दें, बाकी जो चार तरह की फोर्सेस वो वेंडरवाल फोर्सेस की कैटेगरी में आ जाती हैं, ठीक है। और वेंडरवाल फोर्सेस ओवरऑल इनको हम कह देते हैं कि ये साइज पे डिपेंड करती हैं जी। इनकी स्ट्रेंथ अच्छा सर, ये जी वो ठीक है सर, इससे रिलेटेड नहीं है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि वो मोलैलिटी की जगह हम मोलैरिटी भी रख सकते हैं, या मोलैरिटी ना रखने की वजह क्या है ये हाँ, यूस्कोपिक कांस्टेंट के अंदर। यही तो बात है ना, इसके पीछे बड़ी लॉजिक्स की चीजें हैं। देखें, जो मोलैलिटी होती है वो चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ, समझ आ रही बात की? जी सर। जो मोलैलिटी होती है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि हमने फिर उसका चेंज नहीं फाइंड करना, हमने हमने तो वो बॉइलिंग पॉइंट कितना जो है चेंज होता है वो फाइंड करना है। इससे समझ आ रही बात की? जी सर। तो ये एक रीजन है इसकी कि वो चेंज हो जाती है और ये चेंज नहीं होती। और दूसरी बात, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप लोग नोट कर लें। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, जो 10-12 बंदे थे वो उन्हीं के लिए हैं, ये स्पेसिफिक काम करने वाले जो, वाई राउल्ट्स लॉ इज वैलिड फॉर dilute solutions, very dilute solutions। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए क्यों वैलिड होता है? दूसरा, अभी जो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, व्हाई वी यूज मोलैलिटी इन केस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉट मोलैलिटी, ठीक है। तीसरा, जो अभी एक स्टूडेंट ने कमेंट में भी क्वेश्चन किया है, व्हाई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज, ये अभी नहीं, इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सीपी क्यों नहीं होती? 3 हो गए, 2 और दे देते। क्वेश्चन नंबर 4, एजियोट्रॉपिक एजियोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक या कोई नॉन जियोट्रॉपिक है वो भी ढूंढ लीजिएगा। नॉन जियोट्रॉपिक हो तो ये तीनों अगर 2 हो तो 2 कर लें, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। और लास्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ये 5 क्वेश्चन है, इनकी आपने आंसर्स ढूंढने हैं। ठीक हो गया जी। हाँ जी, तो इसके अलावा आपका कोई सवाल है इनके अलावा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।